अलामा इकबाल के ये मशहूर अल्फाज असी गल्लां करते रह गए तो तरखाना दा मुंडा बाजी ले गया। आज हम जिस बरे सगीर की अजीम हस्ती के केस लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गाजी इल्मदीन शहीद। इस केस के अंदर हम तमाम वो फैक्ट, तमाम वो अदालती कार्रवाई, FIR का मतन, गवाहान, अदालत के ऊपर, अदालत के अंदर गवाहान पर क्या जिरा हुई, गाजी इल्मदीन ने क्या कन्फेशन किया था या नहीं किया था, अगर कन्फेशन किया है तो कानून के अंदर किए गए कन्फेशन के खिलाफ अपील नहीं हो सकती तो फिर अपील कैसे की, क्या गाजी इल्मदीन के केस को मोहम्मद अली जिन्ना ने प्लीड किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने लीड किया था या किसी और वकील ने, अगर किसी और वकील ने किया था तो मोहम्मद अली जिन्ना का नाम क्यों लिया जाता है और वो वकील कौन सा था, इस जिरा के अंदर क्या वाक़यात रोनमा हुए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अब तक आवाम से छुपाई गई, मंजर आम पर नहीं लाई गई, जिसको हम इस वीडियो के अंदर आप तक लेकर आएंगे। उनको वो तमाम हक़ायक़ हम खलूस नियत के साथ आपके सामने रखेंगे, ना कुछ उसके अंदर छुपाएंगे ना एडिशन करेंगे। जैसी डॉक्यूमेंटेशन हमें अदालती कार्रवाई से मिली, जो कागजात हमें मिले, उन कागजात को बाकायदा तौर पर आपको दिखाऊंगा भी। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक गाजी इल्मदीन केस स्टडी, जिसके अंदर आज हम FIR से लेकर एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस तक की तमाम वाक़यात को, तमाम दिन की प्रोसीडिंग्स क्या क्या होती रही, वो सब कुछ आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बना मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, थर्ड मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर गाजी इल्मदीन केस स्टडी। गाजी इल्मदीन केस स्टडी। गाजी इल्मदीन केस को समझने के लिए हमें सबसे पहले 1923 के अंदर जाना पड़ेगा कि उस दिन हुआ क्या था और इस केस का आगाज क्यों कर हुआ। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 1923 में एक बुक पब्लिश की गई जिसके अंदर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी पाक की शान के अंदर गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मैं उन अल्फाजों को तो बयान नहीं कर सकता, मेरी जुबान की इतनी औकात नहीं कि उन अल्फाजों को निकाल सके। हवाले के लिए बता देता हूं कि गुस्ताखाना अल्फाज थे जिससे मुसलमानों के अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया गया। खैर वो किताब पब्लिश हुई। किताब पब्लिश करने वाले मुसन्नफ का जो नाम था वो फर्जी था, मतलब फर्जी से मुराद के कोई नाम था ही नहीं, खुद से डाल दिया। लेकिन उस किताब को जिसने पब्लिश किया था उसका नाम राजपाल था। उस किताब को जिस शख्स ने पब्लिश किया था उसका नाम था राजपाल। हवाले के लिए बता दूं कि जब इस वीडियो की कंटेंट को मैं रिसर्च कर रहा था तो इसी दौरान मैं लाहौर के मौजूदा उर्दू बाजार के साथ ही जहां पर पब्लिशिंग का काम होता है, राजपाल का जो एरिया है जहां पर उसकी शॉप थी, वहां पर भी गया और मियानी साहब कब्रिस्तान के अंदर गाजी इल्मदीन साहब की कब्र मुबारक के ऊपर भी फातिहा ख्वानी करके आया। बहरहाल अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। राजपाल ने उस किताब को पब्लिश किया था तो लोगों का अंदाजा था कि मुसन्नफ चाहे जो भी हो लेकिन पब्लिश करने वाला चूंकि ये है तो लिहाजा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर आयद होती है। तो राजपाल के खिलाफ लाहौर की सेशन कोर्ट के अंदर केस चला। सेशन कोर्ट ने राजपाल को कुछ जुर्माना और कुछ सजा दी। राजपाल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अपील में गया। लाहौर हाई कोर्ट ने उस सजा और कंपनसेशन को सस्पेंड कर दिया, यह कहकर कि किसी मजहब के खिलाफ तो कानून था, उस वक्त भी था, लेकिन पर्सनैलिटी बेस्ड कानून नहीं था, जो कि अब 295C या इस तरह के जो हमारे कवानीन के अंदर हमने अमेंडमेंट किया, नबी पाक की शान के अंदर गुस्ताखी करना या कोई भी ऐसे अल्फाज बोलना, उसके मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप PPC की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, डिटेल से मैंने ब्रीफली लेक्चर वो दिए हुए। तो हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब ऐसा किसी पर्सनैलिटी बेस्ड लॉ मौजूद नहीं है, लिहाजा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की मद के अंदर इसने ये अल्फाज बोल दिए, ये छाप दिए, इसके ऊपर कोई जुर्म नहीं, तो राजपाल को बरी कर दिया। जब यह खबर बरसगीर के मुसलमानों तक पहुंची तो ये जंगल में आग की तरह फैली और एक शदीद गम और गुस्से की लहर मुसलमानों में आई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर दफा 44 नाफज कर दी। दफा 44 PPC या उस वक्त ये IPC था, तो हम इसको IPC ही लिखेंगे, इंडियन पिनल कोड। अब ये PPC बन गया, पाकिस्तान पिनल कोड।
सेक्शन वही है, उस वक्त यही सेक्शंस थे जो आज मौजूद हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दफा 44 नाफज कर दी कि ये शदीद गम गुस्सा है मुसलमानों के अंदर, तोड़ फोड़ और ये फसादात का बायस न बने। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। ये तो था इरा सारा 1923 का, 1923 का ये इरा 1923-24 का चल रहा था। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा 4-5 साल तक कि 1929 में 1929 के अंदर एक दुबले पतले नौजवान को इस तमाम वाक़े की खबर मिलती है। और जब वो इस वाक़े को सुनता है मोहल्ले के एक बुजुर्ग से, तो वो अपने दिल के अंदर ठानता है कि मैंने राजपाल को कत्ल करना है विद इंटेंशनली प्री प्लान्ड मर्डर, जिसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर भी कहते हैं। बहरहाल इसको आगे जाके पढ़ते हैं कि इसको सडन प्रोवोकेशन के अंदर क्यों ले जाया गया, जिन्ना कब वकील बने, इससे पहले कौन सा वकील था, वो किस बात के ऊपर जोर देता रहा इल्म दीन को बचाने के लिए, वो उसको आगे ट्रायल में जाके समझते हैं। तो वो शख्स दुबला पतला नौजवान था गाजी इल्म दीन। उस वक्त इसका नाम गाजी नहीं, सिर्फ इल्म दीन था। इल्म दीन के वालिद का नाम तालेमन था, जात तरखान, रहाइश सरियां वाला मोहल्ला लाहौर। जी हाँ, ये मेरे और आपके शहर लाहौर का रहायशी था और मैं इस मोहल्ले को भी देख कर आया। अब तो इसका नाम चेंज हो गया है, अब तो इसका नाम कुछ और है। पहले इसका नाम सरियां वाला मोहल्ला था, जो कि उर्दू बाजार की अपर साइड पर, अगर हम मशरक की तरफ जाएं तो वहां पर यह मोहल्ला आपको मिलेगा। अगर आप पुराने बुजुर्गों से, पुराने लोगों से मिलेंगे या वहां के जो रहायशी हैं कदीम, उनसे अगर आप मिलेंगे तो आपको इसका एड्रेस जरूर बता देंगे। तो ये सरियां वाला मोहल्ला लाहौर के रहायशी थे। जब ठान के घर से निकलते कि मैंने राजपाल को कत्ल करना है, राजपाल को कत्ल करना है। यह दिन है 4 अप्रैल का, 4 अप्रैल 1929, 4 अप्रैल 1929 को इल्म दीन साहब चूंकि इन्होंने राजपाल को देखा नहीं होता, तो ये वहां पर आकर रैकी करते हैं, जासूसी करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि राजपाल कौन है। इसी पूछा तानी में ये एक शख्स है आत्मा राम से भी पूछते हैं, जो उस एरिया में उर्दू बाजार का वो जो पब्लिशिंग एरिया है वहां पर वो एक छुरी चाकू की शॉप चलाता है। उससे ये पूछते हैं कि राजपाल कौन है। वो बताता है कि वो फलां जो शॉप है, उस शॉप पर जो शख्स मालिक है वो राजपाल है। 4 अप्रैल को राजपाल नहीं आता, गाजी इल्म दीन 5 अप्रैल को भी आते हैं, राजपाल नहीं मिलता। 6 अप्रैल को सुबह टाइम जब गाजी इल्म दीन उस बाजार में आते हैं तो 2 बजे तक इंतजार करते हैं। ठीक 2 बजे एक शख्स दुकान में दाखिल होता है, वो शख्स होता है राजपाल। जैसे ही दुकान में इंटर होता है, मैं इस दुकान को, वो दुकान तो मौजूद नहीं, लेकिन जो नक्शा जात के अंदर, उस इमेजिनेशन के अंदर मैंने दुकान को देखा, अपने माइंड के अंदर उस दुकान को बनाया। वो कुछ यूं थी, वो गाजी इल्म दीन की दुकान का एरिया था। यहां पर एक ऊंचा सा बैठने के लिए, उसको आप सिटिंग एरिया कह लें, पंजाबी में थड़ा भी कहते हैं उसको, वो बना हुआ था। इसके पीछे यहां से एक दरवाजा था और यहां पर फिर एक बिल्डिंग थी जहां पर उसकी बुक्स जो पब्लिश होकर रखी जाती हैं वो यहां पर पड़ी होती थी। इल्म दीन सामने से इंटर होता है, यहां पर राजपाल बैठा है और आते ही, चूंकि राजपाल बैठा था, इल्म दीन खड़ा था, तो उसकी जो पोजीशन थी वो 90 डिग्री की तो हो नहीं सकती, जाहिर बात वो शख्स बैठा हुआ था। तो जो पोजीशन थी छुरा मारने की, चूंकि छुरा उसके दिल के अंदर लगा, सीने पर लगा और 3 वार छुरे के किए गए, 3 से ज्यादा किए गए, लेकिन मेजर 3 वार थे जिनसे डेथ काज हुई। एक दिल में, एक चेस्ट पर और एक इस जगह पर छुरा खोंपा गया। तो चूंकि जो डिग्री थी वो 90 डिग्री तो बनेगा नहीं, तो डेफिनेटली वो 70 या 60 डिग्री का एंगल बनता है, जिससे इल्म दीन ने वो छुरा राजपाल के सीने में घोंप दिया। घोंपने के बाद इल्म दीन जब बाहर निकलता है तो कुछ लोग इसको पकड़ लेते हैं। अब यहां से ट्रायल का किस्सा स्टार्ट होता है। गौर से और डिटेल से समझने लायक है एक एक चीज इस ट्रायल के अंदर। कुछ लोग पकड़ते हैं, पुलिस वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं, शोरगुल मच जाता है। इल्म दीन साहब को पकड़कर सिविल लाइन थाने में लाया जाता है, जो कि वहां से करीब ही है। और उसी दिन शाम को 4 बजे 6 अप्रैल को शाम 4 बजे FIR होती है। FIR थाने का एक लोकल कांस्टेबल दर्ज करवाता है। अब तक का किस्सा तो यहां तक था, इससे आगे अब ट्रायल स्टार्ट होने वाला है। अब 6 अप्रैल को FIR दर्ज होगी। गवाहान इसके अंदर कितने हैं?
केस कब स्टार्ट हुआ, ये तमाम चीजें अभी आपको डिटेल से बताने वाला हूं। 10 अप्रैल को सुबह 9 बजे अदालत में केस शुरू होता है। इस अदालत के अंदर जो जज सुन रहा है केस को, उसका नाम है मिस्टर लोइस, एडिशनल सेशन जज लाहौर। मिस्टर लोइस एएसजे लाहौर के पास यह केस मार्क होता है, चालान होता है। इस केस में 2 वकील हैं, एक कंप्लेनेंट साइड से यानी कि मदई का वकील जिस वकील का नाम है एशर दास, और दूसरा मुलजम की तरफ से जिसका नाम है फर्रुख हुसैन। फर्रुख हुसैन है जी वो वकील जो ट्रायल सेशन कोर्ट में इल्मदीन का वकील था। बगैर फीस के इन्होंने ये केस स्टार्ट किया था। एशर दास जो मदई यानी कि विक्टिम पार्टी की तरफ से कंप्लेनेंट साइड से वकील था, और डिफेंस काउंसिल अक्यूज साइड से था फर्रुख हुसैन। ये 2 वकील थे जब केस इनिशिएट हुआ, इनिशिएशन ऑफ प्रोसेस हुआ, इनिशिएशन ऑफ ट्रायल हुआ केस सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली। इस केस में पुलिस तकरीबन 20 से ज्यादा गवाहान भिजवाती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा चुनिंदा गवाहान है वो है 5, और 5 में से भी जो सबसे ज्यादा जिनके ऊपर रिलाय करते हुए इल्मदीन को सजाए मौत दी गई थी, फांसी की सजा दी गई थी, वो थे 3 गवाह। एक गवाह केदारनाथ, ये एक गवाह। दूसरा गवाह आत्माराम, तीसरा गवाह भगत राम। ये 3 मेन रिलायबल गवाह थे जिनकी गवाही पर इल्मदीन को सजाए मौत दी गई। केदारनाथ ये वो गवाह है जो जिस वक्त गाजी इल्मदीन ने कत्ल किया था राजपाल का, उस वक्त दुकान का जो पिछला हिस्सा मैंने आपको दिखाया था नक्शे में, उस वक्त वो पिछले हिस्से में किताबों की सेटिंग कर रहा था, तो लिहाजा ये उसका मुलाजिम हुआ और ऑन द स्पॉट मौजूद नहीं था। लेकिन इसने क्या गवाही दी वो भी आपको बताता हूं। आत्माराम ये वो गवाह है जिससे इल्मदीन ये पूछ रहा था कि राजपाल कौन है, कहां पर होता है ये राजपाल। और आत्माराम जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी उस मोहल्ले में, उस बाजार में छुरी चाकू यानी कि तेजधार आले की दुकान थी, शॉप थी। तो ये वो गवाह हो गया जो कि कॉमन विटनेस हो सकता है, इसको इंटरेस्टेड विटनेस नहीं कह सकते, बट ये इंटरेस्टेड विटनेस है। भगत राम ये वो गवाह है जिसने इल्मदीन को बाहर निकलते हुए पकड़ा था लोगों के साथ। ये भी बेसिकली राजपाल का मुलाजिम ही था जो किसी काम से बाजार गया हुआ था और वापस दुकान में आ रहा था, तो लिहाजा ये भी मुलाजिम हुआ। ये भी इंटरेस्टेड विटनेस की कैटेगरी में आ सकता है। अगर हम बतौर वकील बात करें तो केस चलता है पूरा ट्रायल ए टू जी। जो मिस्टर लोइस है एएसजे वो डे बाय डे प्रोसीडिंग कर रहे हैं। इस केस को 1 माह के अंदर वाइंड अप कर दिया था। कत्ल केस था, प्री प्लान मर्डर, जिसको प्रोसिक्यूशन ये साबित कर रही थी। एशर दास जो वकील था वो ये साबित कर रहा था, प्रोसिक्यूशन लॉयर ये साबित कर रहे थे कि ये प्री प्लान कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, जबकि फर्रुख हुसैन इस केस को कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं बल्कि सडन प्रोवोकेशन, सडन प्रोवोकेशन इसका मतलब है कि इश्तियाल में आ जाना, किसी बात को सुनकर रिएक्ट कर देना, ऐसे रिएक्ट करना कि इंसान अपने हवास में ना रहे, उसका खुद के ऊपर काबू ना रहे और अगले बंदे की वो जान ले ले। फर्रुख हुसैन ये साबित कर रहे थे। केदारनाथ ने जो बयान दिया वो कुछ यूं था। केदारनाथ ने कहा कि मैं शॉप के पिछले हिस्से में किताबों की सेटिंग कर रहा था, इसी दौरान मुझे राजपाल की हाय की आवाज सुनी। जब मैं भाग कर गया तो राजपाल खून में लथपथ उस चबूतरे पर, उस दड़े पर, उस सिटिंग प्लेस के ऊपर लेटे हुए थे और ये इल्मदीन शॉप से निकल के भाग रहा था। आत्माराम ने यह बयान दिया अपनी गवाही में कि जी इस इल्मदीन ने बाजार से मुझसे एक चाकू 1 रुपए में खरीदा और वही चाकू बरकत अली जो कांस्टेबल है जिससे रिकवर किया था चाकू, वो भी एक गवाह था। 5 जो मैंने गवाह बताए थे उनके अंदर बरकत अली भी वो गवाह है। बरकत अली और तारा चंद ये 2 वो गवाह हैं जो पुलिस कांस्टेबल थे जो ऑन द स्पॉट पहुंचे और उन्होंने मुलजिम को भी पकड़ा और चाकू भी रिकवर किया।
तो आत्माराम ने कहा कि जो चाकू मुलजम ने इस्तेमाल किया था वो मेरी शॉप से खरीदा गया था, 1 रुपए के अंदर एक चाकू। भगत राम ने यह गवाही दी, बयान दिया कि जी मैं बाजार से वापस आ रहा था, मैं शॉप पर जैसे ही पहुंचा तो ये इलम दीन जो है ये भाग रहा था और मैंने बाकी लोगों के साथ मिलकर, जिनके अंदर बरकत अली कांस्टेबल, ताराचंद और बाकी कुछ लोग थे, उनके साथ मिलकर हमने इलम दीन को पकड़ा। तो इलम दीन ने यह आगे से कहा कि मैं चोर नहीं हूं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की वजह से राजपाल को कत्ल किया है, लिहाजा हमने इसको पुलिस के हवाले कर दिया। ये थी तीनों की स्टोरी। फरक हुसैन अभी भी इस चीज पर बजिद था, फरक हुसैन डिफेंस लॉयर अभी भी इस चीज पर बजिद था कि ये कोल्ड ब्लडेड प्री प्लान्ड मर्डर नहीं है, ये सडन प्रोवोकेशन मर्डर है। लेकिन एशर दास इस बात को साबित कर रहा था कि कोल्ड ब्लडेड प्री प्लान्ड मर्डर है, जिसकी पहले से प्लानिंग की गई, इसका सडन प्रोवोकेशन से कोई गर्ज लेना देना नहीं है। अब आते हैं कि इलम दीन साहब ने एक अपना बयान हल्फी हलफनामा भी कोर्ट में सबमिट करवाया था बगैर हलफ दिए, एक बयान हल्फी दिया था बगैर हलफ दिए, अपनी एक स्टेटमेंट दी थी, अदालत के कुछ सवालों के जवाब दिए थे। वो जवाब कौन से हैं यहां पर स्क्रीन पर भी आप लोग देख रहे होंगे वो जवाबात। पहला जवाब, मुल्जम का बयान बगैर बयान हल्फी। पहला सवाल, इलम दीन वल ताले मंद जात तरखान, उम्र 18 साल तकरीबन, बढ़ाई सकना मोहल्ला सरियां वाला लाहौर। सवाल नंबर 1, क्या तुमने मौका 6 अप्रैल 1929 बवक्त 2 बजे दोपहर मरहूम राजपाल पर चाकू से हमला इस कत्ल की नीयत से किया था? क्या तुमने मकतूल का सीने में चाकू प्रवेश नहीं किया जिससे इसकी मौत वाक़या हुई? इलम दीन का जवाब है नहीं, मतलब कि इन्होंने कन्फेशन नहीं किया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमें डॉक्यूमेंटेशन कह रही है जो कि हमें अदालती रिकॉर्ड से मिली। क्या तुम्हारा वारदात के मौके से ताकुब किया गया, इस वाक़े के फौरी बाद गिरफ्तार किया गया? इलम दीन का जवाब है मैं सब्ज मंडी की तरफ आ रहा था और बगैर किसी वजह से मुझे गिरफ्तार कर लिया। क्या तुमने पकड़े जाने के वक्त यह नहीं कहा कि मैं चोर नहीं हूं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की वजह से राजपाल को कत्ल किया? नहीं, मैंने सिर्फ यह कहा कि मैं चोर नहीं हूं, लिहाजा यहां पर भी कन्फेशन का कुछ एस्पेक्ट नहीं है। क्या गिरफ्तारी के बाद तुम्हारे कब्जे से कमीज शलवार नहीं बरामद हुई? सिर्फ कमीज बरामद हुई, शलवार नहीं। क्या तुमने कत्ल के रोज चाकू आत्माराम से खरीदा? वो कहता जी नहीं। तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा क्यों दर्ज हुआ? मैं बेगुनाह हूं, मैं नहीं समझता मेरे खिलाफ ये जुर्म क्यों लगाया गया। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? कुछ नहीं। अपनी सफाई में कुछ कहना है? कुछ नहीं। एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लाहौर या एएसजे एडिशनल जज। तो ये बयान 24/4/1929 को रिकॉर्ड किया गया था। ये वकूआ है 6 अप्रैल का और ये 24 अप्रैल को ये बयान हल्फी रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन परेड करवाएगी जिसके अंदर गवाहान ने इलम दीन को पहचान लिया। लिहाजा ये आपने देखा स्क्रीन के ऊपर कि हमें जो रिकॉर्ड से मिला और बाकी भी कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी स्क्रीन पे चल रहे होंगे जो कि हमें रिकॉर्ड से मिले और हमने उनको आपके साथ शेयर किया। तो लिहाजा जो लोग कहते हैं कन्फेशन किया, कन्फेशन नहीं किया था। कन्फेशन की 2 वजूहात हैं ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि कन्फेशन नहीं था। एक कि कन्फेशन इस डॉक्यूमेंट से साबित होता है कि कन्फेशन नहीं था। दूसरा, कन्फेशन के बाद अपील नहीं होती, क्योंकि जब आप एक चीज मान चुके होते कि मैंने किया है तो उसके अंदर अपील की गुंजाइश ही नहीं रहती। अपील की गुंजाइश वहां पर होती जहां पर आप अदालती फैसले को मान ही नहीं रहे और अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम को भी नहीं मान रहे। तो लिहाजा यहां पर कन्फेशन नहीं था। हाँ, हाई कोर्ट में कन्फेशन किया हो उसमें आगे चल के हम बात करते हैं, अभी हाई कोर्ट के ट्रायल तक नहीं पहुंचे। इन गवाहान को मद्देनजर रखते हुए अदालत इलम दीन को सजाए मौत की सजा सुनाती है। अब आते हैं अपील में। जब डीबी में आता है केस हाई कोर्ट के पास जब केस आता है, अब इस केस की अपील फाइल होती है। अपील में लाहौर हाई कोर्ट एचसी के 2 जज यानी कि डीबी सुनती है इस केस को। 2 जज कौन कौन से हैं? मिस्टर जस्टिस ब्रॉडवे और मिस्टर जस्टिस जॉन स्टोन। ब्रॉडवे और जॉन स्टोन, 2 जस्टिस, मिस्टर जस्टिस ब्रॉडवे और मिस्टर जस्टिस जॉन स्टोन इस केस को सुनते हैं। चूंकि कत्ल रेफरेंस है और कत्ल रेफरेंस को कम से कम 2 जज ही सुनेंगे। इस केस का नोटिस होते हैं, इस केस के अंदर नोटिस होते हैं और इस दौरान इंटरनेशनल जिन्ना लॉ फर्म की तरफ से वकालतनामा आता है जिसको कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बतौर वकील, बतौर अपीलेंट फाइल करते हैं। अपील के अंदर इलम दीन के जो वकील थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। पहले कोई और वकील था जिन्होंने अपील फाइल की, लेकिन बाद में मोहम्मद अली जिन्ना इस केस के अंदर अपना वकालतनामा देते हैं इंटरनेशनल जिन्ना लॉ फर्म की तरफ से, जिसके अंदर मिस्टर जिन्ना सिर्फ गवाहान को फोकस करते हैं। वो फरक हुसैन की तरह सडन प्रोवोकेशन को फोकस नहीं करते।
वो कहते हैं कि जो केदारनाथ गवाह था, जो कि आपने देखा, केदारनाथ चूंकि मुलाजिम था इसका, लिहाजा मुलाजिम इंटरेस्टेड विटनेस है, उसका इसके अंदर ट्रस्ट बेस है, उसका इसके अंदर इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्टेड विटनेस की गवाही बिल्कुल भी नहीं मानी जाती। दूसरी बात, केदारनाथ ने अपनी आंखों से इलमदीन को छुरा राजपाल के सीने में घोंसते नहीं देखा था। दूसरा गवाह भगत राम ने भी गाजी इलमदीन को छुरा राजपाल के सीने में घोंपते नहीं देखा था, बाहर निकलते हुए गली में पकड़ा था, लिहाजा यह भी मुलाजिम भी है, इंटरेस्टेड विटनेस तो हो गया और आई विटनेस भी नहीं है। तीसरा गवाह आत्मा राम की अगर बात को मान भी लिया जाए कि मुलजम ने आत्मा राम से चाकू परचेज किया था 1 रुपए के अंदर, तो फिर भी यह चाकू परचेज करना इस बात को एस्टेब्लिश नहीं करता कि अगर चाकू परचेज किया जाए तो आपने डेफिनेटली किसी की मौत करनी है, हत्या करनी है। लिहाजा आप चाकू सब्जी काटने के लिए भी खरीद सकते हो, चाकू फल फ्रूट काटने के लिए भी खरीद सकते हो, यह जरूरी नहीं कि चाकू से आप किसी की मौत ही करोगे। और दूसरा, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने आत्मा राम से पूछा कि क्या आपके पास वो चाकू एक ही था, तो आत्मा राम का जवाब था नो, इस तरह के सैकड़ों चाकू मेरी दुकान के अंदर पड़े हैं। तो जिन्ना ने अगला क्वेश्चन किया कि जब सैकड़ों चाकू पड़े हैं तो क्या यह मुमकिन नहीं कि जिन सैकड़ों लोगों ने चाकू खरीदा हो उन सब ने ही राजपाल का कत्ल किया हो? आत्मा राम साइलेंट, खामोश, चुप। उन्होंने कहा क्या यह मुमकिन नहीं कि चाकू इसने भी लिया और किसी और ने लिया हो? क्या यह मुमकिन नहीं वो चाकू केदारनाथ ने भी लिया हो, उसकी फैमिली में से भी किसने लिया हो? क्या यह मुमकिन नहीं उसी तरह का चाकू कहीं और से कोई लेकर राजपाल को कत्ल कर दे, और चाकू जो कि वो इलमदीन ने लिया था आपकी शॉप से, और आप ये कह देंगे जी इलमदीन ने ही कत्ल किया है? क्या आप ये दावे से कह सकते हो? आत्मा राम ने कहा कि नहीं, मैं ये दावे से नहीं कह सकता, चूंकि चाकुओं की तादाद बेतहाशा है, कोई भी शख्स लेकर जाएगा, तो लिहाजा मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये चाकू मेरी दुकान से खरीदा गया है। मुमकिन है खरीदा गया होगा, जिन्ना ने कहा, लेकिन वो चाकू और भी तो हो सकता है, कोई और भी तो कत्ल कर सकता है, लिहाजा यहां पर आई विटनेस कोई भी नहीं है। तो इस मद के अंदर सजाए मौत को सस्पेंड किया जाए। दूसरी जिन्ना ने बात की कि इलमदीन चूंकि अभी 18 या 19 साल के आसपास है, लिहाजा इस एज के अंदर कैपिटल डेथ पनिशमेंट देना मुनासिब नहीं, जिसका एक केस का उन्होंने हवाला भी दिया था। लेकिन कुछ तहकीकदानों के मुताबिक इस हाई कोर्ट के स्टेज पर इलमदीन साहब ने कन्फेशन किया था। कुछ के मुताबिक इस स्टेज पर कन्फेशन किया था कि जब जस्टिस ब्रॉडवे ने जिन्ना से कहा कि हम आपकी तमाम बातों को अगर मान भी ले तो इलमदीन के इस कन्फेशन का क्या करेंगे, जो कि वो इकरार कर चुका कि मैंने राजपाल को कत्ल। कुछ के मुताबिक, सबके मुताबिक नहीं, क्योंकि यहां पर भी हाई कोर्ट के अंदर भी कन्फेशन के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता जो कि यह साबित करता हो, यह स्टैब्लिश करता हो कि इलमदीन ने यहां पर कन्फेशन किया था, इकरार जुर्म किया था कि जी मैंने राजपाल को कत्ल किया है। लेकिन कुछ तहकीकदानों के मुताबिक हो सकता है चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने अगर तीनों गवाहान को झूठा डिक्लेयर कर दिया हो तो फिर सजा की एक ही वजह बनती है, और वो है अदालत के पास कन्फेशन बेस सजा देना। लिहाजा इस सिनेरियो के बाद भी सजाए मौत को कंफर्म किया गया, बहाल रखा गया और सजाए मौत अवार्ड की गई। इकतीस अक्टूबर की वो शाम, अक्टूबर की सुबह 4 बजे मियां वाली जेल के अंदर इलमदीन साहब को फांसी के तख्तादार के ऊपर लटका दिया गया, हैंग टिल डेथ। उस वक़्त इलमदीन साहब की जो एज है, उम्र है, वो लगभग 21 साल थी। केस इज़ कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। ऐसे ही और केस स्टडीज़ को सुनने के लिए, देखने के लिए मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। किसी और केस के ऊपर अगर आप केस स्टडी इसी तरह की फैक्ट बाई फैक्ट, जो कुछ अदालत के अंदर हुआ, कार्रवाई, वकला की जिरा, गवाहान की गवाही, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, अगर इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। हम बहुत जल्द उनके ऊपर भी ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ अपलोड कर देंगे। दोबारा हाजिर होंगे ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। इस वीडियो के अंदर कोई गलती हुई हो, कमी या कोताही रही हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से माज़रत ख्वाह हूँ। मैंने इसको खुलूस नीयत के साथ तमाम हक़ाइक़ को जैसे वो थे उनको आपके सामने प्रेजेंट किया, पेश किया। फिर भी गलती, कमी, कोताही की सूरत के अंदर मैं माफ़ी का तलबगार रहूँगा। दोबारा हाजिर होंगे ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम।